हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा इसके यौगिक स्टार्ट किया हुआ है और इससे पहले मैंने आपको इसकी 6 क्लास पढ़ा दी है। आज ही आपकी 7वीं क्लास होने वाली है, 7th क्लास है ये आपकी। इस क्लास से पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था एथिल अल्कोहल के बारे में। तो आज हम जो नया टॉपिक है आपका टॉपिक का नाम है एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो हम आज टॉपिक देखेंगे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का आपको सूत्र याद रखना है CH3COOH, यानी कि कौन सा समूह होता है इसमें COOH, ओइक अम्ल आएगा और 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। बाकी इसका जनरल नाम है एसिटिक अम्ल। इसको आप सिरका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरका। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सिरका। तो एसिटिक अम्ल का 3 से 4% का जलीय विलयन सिरका कहलाता है। तो अगर आप एसिटिक अम्ल लें और उसका 3 से 4% जलीय विलयन ले तो ये आपका क्या कहलाएगा? सिरका कहलाएगा। परिशुद्ध एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो जो आपका परिशुद्ध होता है एसिटिक अम्ल उसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। ये सब इंटर में आएगा आपके टॉपिक। उसके बाद क्या होता है आपका जो एसिटिक अम्ल है, यानी कि आपका जो एथेनोइक अम्ल है, मतलब CH3COOH, उसके ये रासायनिक गुण हैं। क्या है? रासायनिक गुण। सबसे पहले आप यहां पर रासायनिक गुण में देखेंगे कि सोडियम। ठीक है, पहला रासायनिक गुण है सोडियम। मतलब जब आप एसिटिक अम्ल की सोडियम से अभिक्रिया करेंगे सो सोडियम एथेनोइट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसकी अगर आप समीकरण बनाना चाहें, अगर आप CH3COOH इसकी मल्टीप्लाई करेंगे Na से तो क्या बनता है? सोडियम एथेनोइट CH3COONA, और कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब दूसरा, अगर आप एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से करेंगे, दूसरे में क्या है, अगर आप CH3COOH लें, इसकी अभिक्रिया Na2CO3 से करें तो Na2CO3 से करने पर सोडियम एथेनोइट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। मतलब CH3 सोडियम एथेनोइट CH3COONA, इसमें भी यही बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, प्लस क्या बनेगा? जल बनेगा। तो ये अभिक्रिया आपकी होगी एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ। तीसरा, अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट लें NaHCO3, इसकी अभिक्रिया करें तो इसमें भी सोडियम एथेनोइट बनेगा CH3COONA, और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बाहर निकलेगा। उसके बाद अगर आप एसिटिक अम्ल लें, चौथा, इसकी अभिक्रिया आप एथेनॉल से करें, यानी कि H2SO4 से करें तो एक एस्टर बनता है और जल बाहर निकलता है। मतलब CH3COOH की अभिक्रिया C2H5OH से करें तो क्या बनता है? OH, और ये वाला H तो बाहर निकल जाएगा, और CH3COOC2H5 प्लस H2O। ये एक एस्टर है, इसका नाम क्या होता है? एस्टर। इसको क्या बोलते हैं? एस्टर। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये अभिक्रिया होगी। इस अभिक्रिया को यहाँ पर दिखाया हुआ है इन्होंने, इससे मैंने आपको यहाँ पढ़ा दी ऊपर। उसके बाद एस्टरीकरण अभिक्रिया, ये बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जैसे CH3COOH, ये जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा H2SO4 से तो एस्टर बनाएगा CH3COO, सॉरी इसमें लिखा है, इसमें क्या होगा? एक मिनट। जब आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे CH3COOH ये सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किससे अभिक्रिया करेगा? H2SO4 से। H2SO4 से अभिक्रिया करेगा, एक मिनट,
H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल से अभिक्रिया करेगा C2H5OH से, तो ये एस्टर बनाता है CH3 COO C2H5 और H और OH बाहर निकल जाएंगे, तो क्या बाहर निकल जाएगा H2O। तो जब कोई भी आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल से अभिक्रिया करता है तो एस्टर बनाएगा और जल बनाएगा। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं एस्टरीकरण। तो यह लिखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कर मृदु गंध वाले पदार्थ एस्टर बनाते हैं। जैसे इन्होंने एक जनरल दे दिया आपको, कोई भी इन्होंने कार्बोक्सिलिक अम्ल न देकर एक जनरल कार्बोक्सिलिक अम्ल दे दिया जिसका सूत्र यहाँ पर दिख रहा है आर कोई भी एल्किल समूह है, जैसे हमने जोड़ा है CH3 समूह, और क्या है COOH, यानी कि कौन सा समूह है कार्बोक्सिलिक। इसकी अभिक्रिया कराई OH समूह है और R कोई दूसरा एल्किल समूह है जैसे C2H5। इसकी अभिक्रिया H2SO4 से कराई तो R कोई भी R COO और यहाँ पर बना R', क्या बना R', और क्या बाहर निकल गया H2O बाहर निकल गया। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं एस्टरीकरण। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं। दोबारा फिर बता रहा हूँ, एस्टरीकरण का मतलब होता है कि जब भी कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल से सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो एस्टर बनता है तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद जलीय अपघटन। अगर आप एस्टर अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करके प्रारंभिक अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। देखो आपने देखा ये जो एस्टर है, क्या है एस्टर CH3 COO C2H5, इसने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया की तो CH3 COO Na सोडियम, देखो ऊपर बनाता ये CH3 COO Na, ये बन रहा जिसका नाम था सोडियम एथेनोएट। क्या नाम था? सोडियम एथेनोएट बना और CH2CH2OH बना। उसके बाद ये जो CH3 COO C2H5 है ये तनु H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करे तो CH3 COOH जिसको सिरका बोलते हैं या एसिटिक अम्ल बोलते हैं ये बनता है, और ये क्या है एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है। तो ये अभिक्रिया जो पड़ी थी इसकी उल्टी अभिक्रिया यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो एस्टर का क्षारीय जलीय अपघटन साबुनीकरण कहलाता है। तो जो एस्टर होते हैं उनका क्षारीय और जलीय अपघटन आपका क्या कहलाता है? साबुनीकरण कहलाएगा। उसके बाद आएगा नया टॉपिक आपका साबुन और अपमार्जक। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं। साबुन के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो साबुन होते हैं लंबी श्रृंखला वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं उनके सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा होता है कि कैसे लवण होते हैं, तो आप लिखेंगे सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन केवल मृदु जल के साथ सफाई करते हैं तथा कठोर जल के साथ प्रभावहीन होते हैं। तो जितने भी साबुन होते हैं वो केवल सॉफ्ट जो आपका वाटर होता है उसके साथ अभिक्रिया करेंगे और जो हार्ड वाटर होता है उसके साथ वो कोई अभिक्रिया नहीं करते। जबकि आप अपमार्जक में देखेंगे, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। उसमें आपने क्या पढ़ा था, जो आपके पास साबुन था वो क्या होते थे, साबुन किसके, साबुन सोडियम और पोटेशियम के लवण होंगे, और जो अपमार्जक है वो अमोनियम और सल्फोनेट के लवण होंगे। अपमार्जक मृदु तथा कठोर जल के साथ सफाई करते हैं, जबकि जो साबुन होते हैं वो केवल मृदु यानी कि सॉफ्ट वाटर के साथ अभिक्रिया करेंगे, और जो अपमार्जक आपका डिटर्जेंट होते हैं वो दोनों जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। साबुन के अणु में जल रागी एवं जल विरागी समूह होते हैं। तो जो साबुन का अणु होता है एक जल के साथ अभिक्रिया करता है, जल के साथ मिल जाएगा, और एक जल से दूर चला जाएगा। तो इसके आधार पर दो समूह होते हैं। तो साबुन के अंदर एक तो जल से प्यार करने वाला, स्नेह रखने वाला सिरा होता है जो आयनिक सिरा होता है जैसे Na+, ठीक है, और एक जल से दूर जाने वाला सिरा होता है
ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला समूह होता है। मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा इसकी अभी, ठीक है। तो ये जो आयनिक सिरा है ये कैसा है, जलरागी है। और जो लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला सिरा है ये कैसा होता है, जल विरागी होता है, जल से दूर जाने वाला होता है। अब साबुन सफाई कैसे करता है, क्वेश्चन ये है। इसका पूरा डिटेल मैं फिर बता रहा हूं आपको, वीडियो शेयर करूंगा। साबुन की सफाई प्रक्रिया, अधिकांश मैल तेलीय होता है। जो आप साबुन का प्रयोग करते हैं, कपड़ों में से धूल मिट्टी के कण इनका प्रयोग करते हैं हटाने के लिए, लेकिन हम मानकर चलते हैं कि जो अधिकांशतः मैल होते हैं कपड़ों के अंदर वो कैसे होते हैं, फैटी होते हैं, तेलीय होते हैं, तथा जल विरागी छोर इस मैल के साथ जुड़ जाता है। तो जो आयनिक भाग है वो जल के साथ जुड़ जाएगा, और जो जल विरागी भाग है, आयनिक भाग नहीं था, सीधी श्रृंखला वाला भाग था, वो किसके साथ जुड़ जाएगा, वो मैल के साथ जुड़ जाएगा। तो साबुन के दो सिरे थे, ये आपकी साबुन थी, इसके दो सिरे थे। एक तो वो जो जल से प्यार करता है यानी कि जल रागी है, और एक है जल विरागी। क्या है, जल विरागी। जो जल रागी है वो आयनिक भाग होता है साबुन का, और जो जल विरागी है वो सीधी श्रृंखला वाला भाग होता है, सीधी श्रृंखला वाला भाग होता है। अब जो आयनिक भाग होता है ये जल के साथ अभिक्रिया करता है, और ये किसके साथ, मैल के साथ अभिक्रिया करता है, मैल को ही हटाता है। तो जल के अणु जलरागी छोर पर साबुन के अणु को घेर लेते हैं। तो जो जल के अणु होते हैं जलरागी छोर पर वे किसको घेर लेते हैं, साबुन के अणु को। फलस्वरूप साबुन के अणु मिसेल संरचना बनाते हैं। तो इस तरह से साबुन के अणु की जो संरचना बनती है उसके बारे में पूछा जाता है कि मिसेल संरचना के बारे में बताइए। तो ये संरचना साबुन के अणु की मिसेल संरचना है। इसमें आप देखेंगे कि जो केंद्र की तरफ है, मान लीजिए आपने कपड़े धोने हैं तो कपड़ों के अंदर तेल का निशान लगा हुआ है, वो ये निशान है, ये तेल का निशान। अब क्या होता है, जो आयनिक भाग होता है, जो जलरागी होता है, वो तो केंद्र से बाहर की तरफ चला जाता है, और जो जल विरागी अणु होता है वो इस तेल के दाग को साफ कर देता है। ठीक है, तो ये कैसे हैं, जल रागी। ठीक है, ये जल में घुल जाएंगे। और ये कैसे हैं, ये आपके जल विरागी भाग हैं। इस प्रक्रिया में साबुन के अणु और तैलीय मैल का पायस बनता है। तो इस प्रक्रिया में जो साबुन होंगे उसके अणु और तेल के मैल का एक मिश्रण बनता है जिसको पायस बोलते हैं। तथा विभिन्न भौतिक विधियों जैसे पटकना, फिर उसको डंडे से पीट सकते हो या ब्रश से रगड़ सकते हो, इसकी सहायता से जो वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं, साफ हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अघुलनशील पदार्थ या स्कम बोलते हैं। कठोर जल में प्रयुक्त मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण साबुन के जलराग भार से अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ या स्कम बनाते हैं, जिसके कारण सफाई प्रक्रिया बाधित होती है। तो क्या होता है कि जो कठोर जल होता है, कठोर जल में पाए जाते हैं आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो जो उनके मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण है वो जल रागी भार से, जो साबुन है उसके जल रागी भाग यानी कि आयनिक भाग से अभिक्रिया करेंगे और एक अघुलनशील पदार्थ बना लेंगे जिसको बोलते हैं स्कम। अब जब कोई अघुलनशील पदार्थ बन गया तो क्या साबुन अच्छे से साफ कर सकता है, आंसर है नहीं कर सकता। तो इसलिए जो साबुन होते हैं वो कठोर जल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं कर पाते, सफाई नहीं कर पाते। जबकि जो अपमार्जक होते हैं उसके अणु का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते। इस फलस्वरूप सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली रूप से संपन्न होती है। तो जो डिटर्जेंट होते हैं वो कठोर जल के साथ भी सफाई प्रक्रिया करते हैं, जबकि आप देखोगे साबुन होती है वो कठोर जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती, क्योंकि जो साबुन के मैग्नीशियम और कैल्शियम लवण होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण होते हैं वो क्या काम करते हैं, जल रागी भाग जो आयनिक भाग होता है उससे अभिक्रिया करके स्कम बना लेते हैं। उसके बाद साबुन पूर्णतः जैव निम्नीकरण होते हैं, जबकि अपमार्जक नहीं। साबुन पर्यावरण हितैषी होते हैं लेकिन अपमार्जक नहीं। तो जो आप देखेंगे साबुन है वो पूर्ण रूप से बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैव निम्नीकरण होते हैं, और अपमार्जक ऐसा नहीं करते। जबकि साबुन पर्यावरण, इसका मतलब ये हुआ कि साबुन जो होती है वो पर्यावरण के हितैषी है, लेकिन अपमार्जक जो डिटर्जेंट होते हैं, सर्फ वगैरह होते हैं, वो नहीं होते। तो अब इसका पूरा का पूरा संक्षेप है
ये आपका चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। कुछ हम इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं अलग से भी आपको कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, आप उसको देख सकते हो। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से कौन सी धातु उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो कल मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, देखिए कहां पर है, ये देखिए, जी राम, ठीक है, ये कौन सा है, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें आप देखोगे किसकी उपस्थिति में होते हैं, निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम की उपस्थिति में जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो संतृप्त में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो किस किस की उपस्थिति में, निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम, निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, कॉपर नहीं, निकिल, आयरन भी नहीं, सोडियम भी नहीं, तो आंसर क्या होगा आपका, निकिल। तो निकिल किसकी तरह कार्य करता है, उत्प्रेरक की तरह। उसके बाद दूसरा, हेक्सेन के अणु में कुल एकल बंध होते हैं, ये आपको बताना है कितने होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, अभी जो हेक्सेन होता है उसमें जो कुल एकल बंध होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 19। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के अणु में है एकला बंध, आयनिक बंध, द्विबंध या त्रिबंध। तो ये मैंने आपको इसकी संरचना भी बनाई थी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, 2 और कितना होता है, 5, कितना होता है, 5, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 3 इससे साझेदारी करेगा और ये 3 इसके साझेदारी करेगा, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कैसा बंध होता है, त्रिबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसका आंसर होगा ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध। किस पदार्थ का दहन ज्वाला रहित होता है, ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे जो आपके पास चारकोल होगा, उस चारकोल को जलाने पर ज्वाला नहीं निकलती, जबकि मोमबत्ती को जलाने पर भी निकलती है, लकड़ी को भी और एलपीजी को भी। तो चारकोल को जलाने पर आपकी ज्वाला नहीं निकलेगी। उसके बाद साबुन उद्योग का उत्पाद है, तो उत्पाद के रूप में साबुन में ग्लिसरॉल निकलता है, क्या बनता है, को प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है ग्लिसरॉल। उसके बाद 6, एल्काइन की समजातीय श्रेणी का तीसरा सदस्य है। देखो एल्केन का क्या था सूत्र, CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n-2 और एल्काइन का CnH2n। तो उसने किसका पूछा है, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्काइन का क्या आएगा, CnH2n+2, CnH2n, और इसका होता है CnH2n-2, ठीक है। तो एल्काइन का होगा CnH2n-2। तो पहला सदस्य आएगा इसका जब आप C की वैल्यू यानी की वैल्यू 2 रखेंगे, C2 और H2। दूसरा C3H4, तीसरा C4H6। तो ये देख लीजिए उसने कौन सा सदस्य पूछा है, तीसरा। तीसरे का मतलब है कि ये वाला आएगा। अब इसमें मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, तो चौथा किसके लिए आता है, ब्यूट, तो क्या आएगा, ब्यूटाइन। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर खैस का ब्यूटाइन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इनमें से किसका उपयोग कफ सिरप में होता है। जो आप कफ सिरप पीते हो, मतलब खांसी की जो सिरप पीते हो जिसमें खांसी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसमें जो यूज किया जाता है वो शर्करा एथेनॉल का किया जाता है, ठीक है। किसका यूज किया जाता है, एथेनॉल का, और एथेनॉल भी कौन सी होती है, शुगर एथेनॉल। उसके बाद CHO समूह है, तो मैंने आपको बताया था जो CHO समूह है वो एल्डिहाइड समूह होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, कीटोन CO, एल्कोहल OH। तो इसका एल्डिहाइड क्या होता है आपके पास, CHO समूह होता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, कार्बन तथा इसके यौगिक। अब इसमें आपका साबुन को मुझे बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाना है, क्योंकि साबुन पूछी जाती है, तो मैं आपको वो वीडियो शेयर कर दूंगा, आप देख लेना उसको, साबुन वाले पार्ट को। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।